Hello class, this is Deepak Kumar Shukla from Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. I will teach you subject auditing in course of BBA third year. Now today we are going to next topic in unit first test checking. इससे पहले हम बात कर चुके हैं बहुत से टॉपिक्स पे, तो आज हम बात करते हैं टेस्ट चेकिंग क्या होता है हमारा. इफ़ द ऑडिटर्स feels that the work is too much and it will be take time to examine each and every account. तो बता रहे हैं कि अगर ऑडिटर को ये लगता है कि बहुत ज़्यादा वर्क है ऑडिटिंग का, मतलब लेजर ऑफ अकाउंट्स बहुत ज़्यादा हैं चेक करने के लिए और उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए चेकिंग के लिए, तो क्या करता है ऑडिटर ऐसे में. And he also believed that the internal check system adopted by the concern is satisfactory. तो वो ये सोचता है कि जिस कंपनी का भी वो ऑडिट कर रहा है उस कंपनी को कहीं ना कहीं इंटरनल चेक सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि इंटरनल चेक सिस्टम में क्या होता है कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं वही इसके लिए सिलेक्ट किए जाते हैं और जो एक्सपर्ट होते हैं अकाउंट में, तो वो इंटरनल चेक सिस्टम में अकाउंट्स की चेकिंग करते हैं. तो इससे क्या होता है ऑडिटर का जो वर्क है वो थोड़ा कम हो जाता है, उसको ज़्यादा चेकिंग अकाउंट्स की नहीं करनी पड़ती है. इट इज़ बिलीव दैट इफ सच रिप्रेजेंटेटिव और सिलेक्टेड अकाउंट्स आर करेक्ट, तो वो ये देखता है कि इंटरनल चेक सिस्टम में जो भी चेकिंग हुई है या फिर जो भी एम्प्लॉई है उसका कंपनी का या फिर बिजनेस का किसी फर्म का, अगर उसने इंटरनल चेक में अकाउंट सही तरीके से चेक कर रखे हैं तो अदर्स विल बी करेक्ट यू, तो और भी अकाउंट्स चेक होंगे. तो दिस टाइप ऑफ चेकिंग इज़ नोन एज टेस्ट चेकिंग. तो इस प्रकार की चेकिंग क्या कहलाती है, टेस्ट चेकिंग. तो जो इंटरनल चेकिंग में कंपनी के एम्प्लॉयज़ चेक करते हैं, ऑडिटर ये देखता है कि अगर उसने देखा कि उन्होंने ये अकाउंट चेक सही किए हैं तो और भी आगे सही किए होंगे, तो उसको ईजिली से मतलब कि जल्दी जल्दी अपना ऑडिट का वर्क है वो पूरा कंप्लीट कर लेता है. तो इस टाइप की जो भी आपकी चेकिंग होती है वो आपकी कहलाती है टेस्ट चेकिंग. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ टेस्ट चेकिंग. अब टेस्ट चेकिंग के क्या फीचर्स होते हैं, तो पॉइंट्स में बात की गई है. टोटल 6 पॉइंट है इसमें आपके. फर्स्ट जो आपका पॉइंट दिया हुआ है रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजेक्शन्स. तो जो भी आपके टेस्ट चेकिंग में ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, चेक किया जाता है प्रॉपर तरीके से, चाहे वो कैश ट्रांजेक्शन हो चाहे फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, उस सारे ट्रांजेक्शन को आपको चेकिंग की जाती है और शो किया जाता है. सेकंड आपका है प्रिंसिपल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग. नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट में बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग. तो रैंडम सैम्पलिंग में आपका टेस्ट चेकिंग में पहले से चेकिंग कंपनी के एम्प्लॉयज़ कर चुके होते हैं, तो कहीं ना कहीं जब फाइनल ऑडिटर ऑडिट करता है तो वो बहुत कम समय में अपने ऑडिट वर्क को पूरा कर लेता है, अकम्प्लिश कर लेता है और ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर कर देता है. थर्ड पॉइंट आपका है चेंज इन स्कोप ऑफ एग्जामिनेशन. कहीं ना कहीं जो ऑडिट का करने का तरीका एग्जामाइन किया जाता है उसका चेंजेस आते हैं, क्योंकि बहुत से जो लेजर अकाउंट्स वो पहले से ही चेक हो चुके होते हैं और जो मेन अकाउंट्स रह जाते हैं वो ऑडिटर बाद में चेक करता है. पॉइंट नंबर 4 में बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ टेस्ट चेकिंग. तो इससे कहीं ना कहीं चेकिंग का स्टैंडर्ड भी मेंटेन होता है. स्टैंडर्ड का मतलब कहीं ना कहीं जो आपके कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑडिट कर रहे हैं वो कंपनी के एम्प्लॉई हैं, इंटरनल ऑडिटर हो गए, और जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है वो प्रोफेशनल क्वालिफाइड बंदा होता है. तो यहाँ पर उसका एक स्टैंडर्ड देखने को मिलता है कि वो ज़्यादा मतलब डीपली नहीं जा कर के वो मेन चीज़ों पर फोकस करता है ऑडिट में. तो एक तरीके से उसका ये स्टैंडर्ड दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो 8 से 10 दिनों का जो वर्क है वो 2 से 3 दिनों में कंप्लीट कर लेता है टेस्ट चेकिंग की हेल्प से. फिफ्थ आपका है इंटरनल चेक. दूसरा इंटरनल चेक तो उसमें होता ही है, और ये हम आपको बता चुके इंटरनल चेक में कि इंटरनल चेक किसी भी कंपनी के जो भी लेजर अकाउंट्स होते हैं वो कंपनी अपने ही एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करती है
जिनको अकाउंट्स की नॉलेज होती है। सिक्स्थ है आपका ऑब्जेक्टिव्स। तो टेस्ट चेकिंग का ऑब्जेक्टिव्स तो हमें बिल्कुल क्लियर पता है। टेस्ट चेकिंग का ऑब्जेक्टिव्स यही होता है कि जो टेस्ट चेकिंग करने से ऑब्जेक्टिव्स में हमें ये बिल्कुल क्लियर रहता है कि अब मेन एक तो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कोई कंपनी पहले से अपने बहुत से अकाउंट जो है वो चेक अपने एम्प्लॉयज़ के द्वारा करा लेती है, और जो फाइनल ऑडिट होता है जो आपका एक्सटर्नल ऑडिटर करता है, तो वो कम से कम समय में कंपनी का कंप्लीट हो जाता है और कंपनी अपने आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट इसके बाद जो आपका टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग का एडवांटेजेस क्या हैं, ये बात करते हैं इसमें। फर्स्ट पॉइंट बताया कि टेस्ट चेकिंग सेव्स टाइम एंड एनर्जी। तो कहीं ना कहीं हम ऊपर ये देख चुके हैं कि टेस्ट चेकिंग से आपकी टाइम भी सेव होता है और एनर्जी भी सेव होती है, क्योंकि कम समय में पहले से एम्प्लॉई लेजर अकाउंट्स को चेक कर चुके होते हैं, तो टाइम यहाँ पर सेव होता है फाइनल ऑडिट में, और एनर्जी ऑडिटर की जो है वो कहीं ना कहीं सेव होती है, क्योंकि उसको ज़्यादा डीपली अकाउंट्स चेक नहीं करने पड़ते हैं। सेकेंड पॉइंट में बता रहे हैं कि टेस्ट चेकिंग कैन प्रूव purposeful and useful if the transactions are selected intelligently। बता रहे हैं टेस्ट चेकिंग आपका तभी सक्सेसफुल और पर्पसफुल है जब जो इंटरनल चेक जिसने किया है एम्प्लॉय ने, वो आपका उसने इंटेलिजेंटली मतलब कि कायदे से अच्छे से प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स को चेक किया हो। पॉइंट नंबर 3, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ऑडिट। कहीं ना कहीं इंटरनल चेक हमारा कॉस्ट ऑडिट को भी रिड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि अगर फाइनल ऑडिटर ऑडिट करता है, तो अगर वो अपने मतलब कि फाइनल ऑडिटर को ऑडिट करने में लगभग 10 से 12 दिन लगते हैं, तो 10 से 12 दिन के उसके ऊपर जो भी एक्सपेंस होता है, उसको 5 स्टार होटल की सुविधाएँ दी जाती हैं, खाने से पीने से बहुत सारी सुविधाएँ दी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारी ऑडिट की कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ होती है। नेक्स्ट जो आपका यूनिट फर्स्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। यूनिट सेकंड आपका स्टार्ट करते हैं। यूनिट सेकंड में जो आपका फर्स्ट टॉपिक है इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, इससे पहले हम इंटरनल चेकिंग पे बात कर चुके हैं। अब इंटरनल कंट्रोल क्या होता है आपका, इस पर बात करते हैं। इंटरनल कंट्रोल मीन्स ऑल मेजर्स टू कंट्रोल वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस इज़ अ प्लान मैनर। बता रहे हैं इंटरनल कंट्रोल में जो भी आपके बिजनेसमैन होते हैं, बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको बहुत ही प्लान मैनर के साथ उनको डील किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। एवरी बिजनेसमैन डिज़ायर टू रन हिज बिजनेस इन सच अ वे दैट ही अर्न्स मैक्सिमम प्रॉफिट्स विद मिनिमम मिस्टेक्स एंड फ्रॉड्स। हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसका बिजनेस अच्छे से रन हो, अच्छे से चले, और सभी लोग उसके बिजनेस के बारे में जानें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, वो भी कम से कम मिस्टेक्स हों और कम से कम फ्रॉड्स हों बिजनेस में। सच अ बिजनेस इज़ पॉसिबल ओनली विद इफ़ेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और ये तभी पॉसिबल है जब उस बिज़नेस के एक इफ़ेक्टिव कंट्रोल सिस्टम होता है, कि उसको कंट्रोल हो अपने एम्प्लॉयज़ पे, अपने लेज़र अकाउंट्स पे, अपने कंपनी में कितना कैश इनफ्लो आ रहा है, कितना आउटफ्लो आ रहा है, उस पर कंट्रोल हो, उसको जानकारी होनी चाहिए उसकी। नेक्स्ट जो इसके बाद है आपका बात कर रहे हैं कि इंटरनल कंट्रोल कैन बी डिवाइडेड इन 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज विच आर एज फॉलोज। बता रहे 3 कैटेगरी में बांटा गया, इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, सेकंड है आपका अकाउंटिंग कंट्रोल, एंड थर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। नेक्स्ट इसके बाद आपका नीड फॉर इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब इंटरनल कंट्रोल को नीड क्यों होती है हमें इवेल्युएट करने के लिए, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो इस पर कुछ पॉइंट्स 4 पॉइंट्स में बात की गई है। फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें बताया जा रहा है कि टू एंश्योर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस। बता रहे हैं कि इंटरनल कंट्रोल में जो भी आपका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाता है लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस फर्म या कंपनियां होती हैं, तो उसमें इंटरनल कंट्रोल की ज़रूरत होती है कि मैनेजमेंट का प्रॉपर कंट्रोल होता है अपने बिजनेस पर,
अपने एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटी पर कि एम्प्लॉयज़ किस टाइम पर आ रहे हैं, उनकी अराइवल टाइमिंग क्या है, डिपार्चर टाइमिंग क्या है, किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिल रही है, या फिर एम्प्लॉय को क्या सुविधाएं मिल रही हैं, या फिर एम्प्लॉय को जो भी सुविधाएं मिल रही हैं वो अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी के लिए दे रहे हैं या फिर नहीं। सेकंड है आपका ऑडिट ऑफ सिलेक्टिव अकाउंट्स। दूसरा इंटरनल कंट्रोल से कहीं ना कहीं जो होता है कि हमारे सिलेक्टिव अकाउंट्स के ही ऑडिट होते हैं। कैसे कि इंटरनल कंट्रोल या फिर इंटरनल चेक दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इंटरनल कंट्रोल आपका तभी होगा जब आप कहीं ना कहीं अपनी कंपनी का इंटरनल चेकिंग सिस्टम चला रहे हैं, और इंटरनल चेकिंग सिस्टम कंपनी के एम्प्लॉयज़ ही करते हैं। तो जब वो बहुत से अकाउंट्स चेक कर चुके होते हैं तो कहीं ना कहीं सिलेक्टिव अकाउंट्स ही बचते हैं फाइनल ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए। तो इस प्रकार से आपका सिलेक्टिव अकाउंट्स का ही ऑडिट होता है फाइनल। थर्ड पॉइंट में बता रहे हैं कि इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। दूसरा कि इंटरनल कंट्रोल में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है आपका कंप्यूटर्स का अकाउंटिंग में। भाई सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज़ मैनुअली वर्क करते हैं, जो वर्क अगर हम 1 मंथ में कर पाते हैं, अकाउंट मेंटेन कर पाते हैं, कहीं ना कहीं कंप्यूटर वो 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर देता है। और बहुत से सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जिसमें हम अकाउंटिंग का वर्क करते हैं, जैसे आपका टैली हो गया, बिजी हो गया, एंड MS एक्सेल इज़ द मोस्ट पावरफुल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। MS एक्सेल है, मोस्टली इस पर सभी लोग वर्क करते हैं। जो भी बिजनेस में हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपका बैलेंस शीट बनाई जाती है वो MS एक्सेल पे ही बनाई जाती है, क्योंकि उसमें आपके फार्मूलाज गिवन होते हैं। जो भी आपको उसमें ऐड किया जाता है या फिर सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डेप्रिएशन कैलकुलेट किया जाता है, सारे सभी में फार्मूलेस पुट किए जाते हैं। इसीलिए MS एक्सेल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन अकाउंटिंग में। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा वर्क को कम समय में पूरा करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है अकाउंटिंग में। दूसरा ईज़ द ऑडिटर्स वर्क। अब इंटरनल कंट्रोल से कहीं ना कहीं ऑडिटर का वर्क जो है वो बहुत ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल में इंटरनल चेकिंग आती है। इंटरनल चेकिंग में कंपनी की तरफ से जो एम्प्लॉय उनका अपॉइंट किया जाता है वो बहुत से अकाउंट्स की चेकिंग कर चुका होता है। तो कुछ ही अकाउंट्स, सिलेक्टिव अकाउंट्स रह जाते हैं, जैसे कि सेकंड पॉइंट में बात की थी कि ऑडिट ऑफ सिलेक्टिव अकाउंट्स। कुछ ही अकाउंट्स सिलेक्टिव रह जाते हैं जिनको फाइनल ऑडिटर को, एक्सटर्नल ऑडिटर को ऑडिट करना होता है, जिससे कि उसका वर्क जो है वो ईजी हो जाता है और वो ईजिली लेजर अकाउंट्स का ऑडिट कर पाता है और अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर कर लेता है और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट कर देता है। तो इस प्रकार से हमने यूनिट जो थर्ड है स्टार्ट कर दिया है। इसमें आपके 2 टॉपिक हो गए हैं, इंटरनल कंट्रोल एंड नीड फॉर इवोल्यूशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। नेक्स्ट टॉपिक पे यूनिट सेकंड के हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। तो ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास।